हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। इसमें हम आपके 1 ईयर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और ये जो सेशन है इसमें आपके होंगे टोटल 25 क्वेश्चंस और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी आपके जो आपका नया वेंडर है एसएससी का, ठीक है, एडीक्यूटी, उसके पैटर्न पर आधारित ये सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है ये है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट इसका। और आप इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ और कब आयोजित की जाएगी। ये आपका इसका आयोजन किया गया था 12 जनवरी 2025 को मेरठ के उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्थान कहाँ था जहाँ इसका आयोजन हुआ था, तो ये था आपका आर्मी गोल्फ कोर्स मेरठ। इसका आयोजक था उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन और एएफआई, ठीक है। दोनों ने सामूहिक रूप से इसका आयोजन किया था। इसकी महत्व की बात करें तो 2025 एथलेटिक्स कैलेंडर की पहली ये प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो के मानव रिलेटेड LVM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो प्राथमिक कार्य है CES यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम का, तो ये है आपका टू इजेक्ट द क्रू मॉडल टू सेफ्टी ड्यूरिंग लॉन्च इमरजेंसी, यानी कि प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉडल को सुरक्षित स्थान पर निकालना, ठीक है। इसका उद्देश्य है लॉन्च के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रौद्योगिकी की बात करें तो क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से दूर धकेलने के लिए ठोस रॉकेट मोटरों का उपयोग करता है। परीक्षण की इसका बात करें, आपका जो परीक्षण ये हुआ था ये TVD-1 मिशन यानी कि अक्टूबर 2023 के माध्यम से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस मिशन के बारे में बात करें तो यह भारत के गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किया जाने वाला प्रमुख कारक क्या है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं आर्थिक स्थिरता, दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा है रक्षा बजट और चौथा है स्वास्थ्य सेवा पर खर्च। तो जो सही जवाब है ये है आपका डिफेंस बजट यानी कि रक्षा बजट। मूल्यांकन की बात करें तो 60 से अधिक कारकों पर आधारित जिसमें सैन्य उपकरण, जनशक्ति, वित्त यानी कि रक्षा बजट और भूगोल शामिल होते हैं। स्कोरिंग की बात करें तो पावर इंडेक्स स्कोर जितना कम होगा सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक होगी और भारत की रैंकिंग वर्ष 2025 में चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है उत्सर्जन व्यापार लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा है भूजल की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए, तीसरा है क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवाएं प्रदान करना और चौथा है निजी क्षेत्र में कार्बन ऑफसेटिंग को अनिवार्य बनाना। तो जो सही जवाब है इसका ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवाएं प्रदान करना। इसका उद्देश्य होता है जलवायु डेटा को कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के लिए उपयोगी जानकारी में बदलना। नोडल एजेंसी की बात करें तो ये है आपका IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, जो कि इसको लॉन्च करता है, ठीक है। लक्ष्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रबंधित करने और जलवायु स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करना होता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरें। क्वेश्चन है खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में डैश केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है कुल 4 विद्यालयों को गोद, ठीक है। अपनाए गए KVS की बात करें तो जिन 4 केंद्रीय विद्यालयों को SLKIC के रूप में अपनाया गया है वे ग्वालियर, गाजियाबाद, दिल्ली कैंट और सीधी में स्थित हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य इन स्कूलों में खेल के बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करना और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना। वित्त पोषण की बात करें तो सरकार इन KVS में चुने गए एथलीटों के रहने, खाने, शिक्षा के खर्च, प्रतियोगिता में प्रदर्शन, खेल प्रशिक्षण और उपकरणों से संबंधित खर्च वहन करती है। अन्य स्कूलों की बात करें तो KVS के अलावा 3 आर्मी पब्लिक स्कूल, 1 असम राइफल पब्लिक स्कूल और 1 भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP पब्लिक स्कूल को भी स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में अनुमोदित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण कोप 30 और विश्व स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो ये आपका किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। संबोधन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में रियो डी जनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है यहाँ आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पर्यावरण कोप 30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया। ब्रिक्स की अध्यक्षता की बात करें तो उन्होंने घोषणा की कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और समूह को मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आगे बढ़ाएगा। जलवायु न्याय की बात करें तो पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत के लिए जलवायु न्याय केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। भारत की पहल इसमें क्या थी? उन्होंने भारत की पर्यावरण संबंधी पहलों जैसे मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर भी प्रकाश डाला। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करें, सही विकल्प पर निशान लगाएं। पहला है आपका अभिकथन ए, ये है कि आपका उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है, और कारण आर है कि यह एयरलाइंसों को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। जो सही जवाब है ये है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ए और आर सही है, और जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अभिकथन ए की बात करें कि यह सत्य क्यों है, तो उड़ान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। कारण आर सत्य कैसे है, यह योजना उन एयरलाइंस को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कम लाभदायक या गैर लाभकारी मार्गों पर उड़ानें संचालित करती हैं। यह सहायता व्यवहार्यता अंतर्निधि के रूप में प्रदान की जाती है ताकि इन मार्गों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक बनाया जा सके। ठीक है, कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण कैसे है, तो उड़ान योजना का क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने का मुख्य तरीका ही एयरलाइंस को वीजीएफ प्रदान करना है, यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करना है। वीजीएफ के कारण ही एयरलाइंस छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों में उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहरों ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये है सही जवाब लंदन और न्यूयॉर्क ने। ठीक है, रैंकिंग की बात करें तो न्यूयॉर्क आता है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद है लंदन, फिर है पेरिस, और है उसके बाद सैन जोस, और उसके बाद है आपका सिएटल। ठीक है, मूल्यांकन के कारक की बात करें कि किस बेसिस पर ये रैंकिंग दिया जाता है, तो इंडेक्स में 60 से अधिक संकेतकों के आधार पर दुनिया भर के 1000 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंक करता है: अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन के ऊपर। भारत के शहर की बात करें कि इस रैंकिंग में कौन कितने नंबर पर है, तो इस रैंकिंग में कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शहरों की रैंकिंग में वृद्धि देखी गई है। इसकी विशेषता की बात करें तो न्यूयॉर्क ने दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो अर्थव्यवस्था और वित्त प्रौद्योगिकी और मीडिया में वैश्विक केंद्र होने के कारण अर्थशास्त्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लंदन व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कला के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण जीता है? तो ये आपका जीता गया है हरविंदर सिंह के द्वारा। इस इवेंट के बारे में बात करें तो हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में यह ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अन्य पदक की बात करें तो वह 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इसी इवेंट में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। उपलब्धि की बात करें तो पेरिस 2024 में उनकी जीत ने उन्हें ओलंपिक या पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता बना दिया। सम्मान की बात करें तो 2025 में हरविंदर सिंह को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अन्य भारतीय पदक की बात करें तो पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका कथन दिया गया है, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव में जीत हासिल की और उन्हें 6 लाख मिले।
दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी नीलाश साहा दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन गांगुली के खिलाफ टाई ब्रेक गेम के कारण हार गए। तो जो सही है इसमें से ये है आपका कथन नंबर 1 सही। विजेता की बात करें तो जीएम कार्तिक वेंकटरमन को 6 लाख नगद पुरस्कार मिला था। उप विजेता की बात करें तो जीएम सूर्य शेखर गांगुली को दूसरे स्थान प्राप्त हुए थे और आईएम नीलाश साहा को तीसरे स्थान, जो कि टाई ब्रेकर के आधार पर हुआ था। और इसका आयोजन आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइका द्वारा क्या लॉन्च किया गया? ये आपका लॉन्च किया गया है सुरक्षा शक्ति सुरक्षा शुभंकर। ठीक है, लॉन्च की तारीख क्या है? ये है आपका 12 मार्च 2025 को विद्युत सुरक्षा दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चकर्ता इसके हैं विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक। ठीक है, शुभंकर यानी कि मस्कट की इसकी बात करें तो ये था आपका सुरक्षा शक्ति नामक एक सुरक्षा शुभंकर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य विद्युत सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन की बात करें तो यह लॉन्च केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह का हिस्सा था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य लक्ष्य बिजली के सुरक्षित उपयोग और दुर्घटनाओं से बचने के लिए जन जागरूकता फैलाना है। इसके थीम की बात करें इस दिन का तो ये था आपका इस वर्ष के आयोजन का जो विषय था ये था सुरक्षा के साथ शक्ति भविष्य में निश्चितता यानी कि पावर विथ सेफ्टी सर्टिनिटी इन फ्यूचर था। ठीक है, अन्य पहल की बात करें तो इस अवसर पर श्री नाइक ने विद्युत सुरक्षा पर एक मासिक ई न्यूज लेटर और एक ज्ञान कोश पोर्टल को भी लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड देश किस आयाम में 2024 और 2025 दोनों के लिए प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका रखता है आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, समग्र रैंकिंग की बात करें तो स्विट्जरलैंड 2025 में समग्र रूप से पहला स्थान पर रहा। अन्य मजबूत क्षेत्रों की बात करें तो सरकारी दक्षता में भी फर्स्ट स्थान बरकरार रखा है। किस आधार पर हुआ है? तो रैंकिंग 4 मुख्य आयामों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में मैंग्रोव सेल पहल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? ये आपका जुड़ी है महाराष्ट्र राज्य से। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र ने 2012 में मैंग्रोव संरक्षण के लिए भारत का पहला समर्पित सेल स्थापित किया। इसका उद्देश्य था मैंग्रोव वनों और तटीय जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नवीनतम की बात करें तो 2025 में गोराई और दहिसर मैंग्रोव पार्क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। व्यापारिक आंकड़े की बात करें तो वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये पुष्टि किया गया है कि यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार 60.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। चीन के साथ व्यापार की बात करें तो इस अवधि में चीन के साथ जो व्यापार था ये था आपका 53.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जो कि यूएसए के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, व्यापार संतुलन की बात करें तो यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष बरकरार है, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिस्टी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। दूसरा है इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई थी। तीसरा है इसमें मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है। तो जो इन कथनों में से सही है ये है आपका कथन नंबर फर्स्ट और कथन नंबर सेकंड सही। मिस्टी का पूर्ण रूप है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव वृक्षारोपण और संरक्षण के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। घोषणा की बात करें तो केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसका घोषणा किया गया था।
कार्यान्वयन की बात करें तो यह योजना मनरेगा, कंपा फंड यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी और अन्य मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू की जा रही है। और कथन जो थर्ड है ये आपका गलत क्यों है, तो इस योजना में मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल नहीं है। इसका ध्यान संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर है, न कि व्यावसायिक शोषण पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की हालिया 2024 आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा सुधारों को सही ढंग से दर्शाता है? पहला है आपका स्टेटमेंट, भारत उज्बेकिस्तान बीआईटी स्थानीय उपायों का उपयोग किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक केवल स्मार्ट शहरों को रैंक करता है और निजी निवेश संकेतकों को शामिल नहीं करता है। तो जो आपका स्टेटमेंट है ये है आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकंड, दोनों ही क्या है, गलत हैं। ठीक है। कथन एक गलत क्यों है? भारत और उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि बीआईटी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति नहीं देता है। भारत के 2016 मॉडल बीआईटी पर आधारित नई संधियों में निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले सभी स्थानीय उपायों को समाप्त करना आवश्यक होता है। और कथन दो गलत क्यों है कि राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय बुनियादी ढांचा मंत्रालयों की तत्परता और क्षमता का आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह केवल स्मार्ट शहरों को रैंक करने तक सीमित नहीं है और इसमें निजी निवेशक संकेतक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? पहला है आपका 2008 के बाद से सभी 3 जीपीआई डोमेन में लगातार सुधार हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2008 से देश के औसत स्कोर में 4.5% का सुधार हुआ है। और तीसरा है कि चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। और चौथा है आप सुधार दर्शाने वाले देशों की संख्या गिरावट दर्शाने वाले देशों से अधिक है। तो जो आपका निम्नलिखित में से जो कथन है 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग को जो दर्शाता है ये है आपका चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है जबकि सैन्यीकरण में सुधार हुआ है। वैश्विक शांति में गिरावट की बात करें तो 2008 में सूचकांक की शुरुआत के बाद से पिछले 16 वर्षों में से 12 में औसत वैश्विक शांति में गिरावट आई है। सबसे बड़ी गिरावट आपकी वर्ष 2024 में थी जिसमें 97 देशों में शांति के स्तर में गिरावट आई थी जो 2008 के बाद किसी भी वर्ष से सबसे अधिक है। चल रहे संघर्ष की बात करें तो डोमेन में 2008 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है जिसमें संघर्ष में शामिल देशों की संख्या में वृद्धि हुई है। और सुरक्षा की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा डोमेन भी 2008 से खराब हुआ है। इसका मुख्य कारण हिंसक अपराध और आपराधिकता की धारणा में वृद्धि हुई है। सैन्यीकरण की बात करें तो सैन्यीकरण डोमेन में 2008 से सुधार हुआ है, हालांकि 2024 में कुछ सैन्य खर्चों में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए भारत की अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना यानी कि SAPCC के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूल के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, परिवहन, शहरी नियोजन, कृषि और जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा। जो सही जवाब है ये है आपका कृषि और जल संसाधन। ठीक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो भारत की जलवायु वित्त वर्गीकरण यानी कि क्लाइमेट फिनांस टैक्सोनॉमी पर आधारित है जिसका रूपरेखा 2025 जो कि अद्यतन SAPCC का आधार है ने कृषि और जल संसाधनों की जलवायु संवेदनशीलता को स्वीकार किया है। ठीक है। निधि प्रवाह की बात करें तो 2025 में अनुकूल वित्त लगभग 3 गुना हो गया है जिसमें कृषि में ऑन फॉर्म अनुकूलन के लिए कुल अनुकूलन प्रवाह का 24% हिस्सा है। ठीक है। इसके महत्व की बात करें तो कृषि क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 16% का योगदान देता है और 46% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है जिससे यह जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है।
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यद्यपि स्वच्छ ऊर्जा जैसे समन क्षेत्रों को केंद्रीय बजट 2025-26 में बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ, जैसे सौर ऊर्जा के लिए 26,549 करोड़ रुपए। ठीक है। प्रश्न विशेष रूप से अनुकूलन के बारे में है, जहां कृषि और जल संसाधन प्रमुख फोकस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति की हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला आपका कथन दिया गया है, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में सीएजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। दूसरा है, सीएजी एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, सीएजी का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है ये है आपका कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। ठीक है। कथन 1 सही है क्योंकि के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर 2024 को भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद। कथन 2 सही क्यों है? सीएजी का पद एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कथन 3 गलत क्यों है? सीएजी का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और सीएजी को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात की पारंपरिक तांगलिया बुनाई शैली के पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, लवजी भाई परमार, दूसरा है श्याम बिहारी अग्रवाल, तीसरा है गोकुल चंद्र दास और चौथा है फारूक अहमद मीर। जो सही जवाब है ये है आपका लवजी भाई परमार। ठीक है। पुरस्कार की बात करें तो लवजी भाई परमार को कला यानी कि पारंपरिक तांगलिया बुनाई के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कला का रूप की बात करें तो तांगलिया गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के धनकिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक बुनाई शिल्प है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह शिल्प लगभग 700 साल पुराना माना जाता है। इसमें रंगीन धागों का उपयोग करके कपड़े और छोटे बिंदुओं के साथ ज्यामितीय पैटर्न यानी कि ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं। इसकी मान्यता की बात करें तो लवजी भाई परमार को इस पारंपरिक कला रूप में विशेषज्ञता और इसे बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अन्य प्राप्तकर्ता की बात करें 2025 में तो 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार मिले, जैसे श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के क्षेत्र में, गोकुल चंद्र दास को भी कला के क्षेत्र में और फारूक अहमद मीर को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्पैडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा किया? तो ये आपका पूरा किया है 16 जनवरी 2025। इस मिशन का बात करें तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। प्रक्षेपण की बात करें तो यह मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 2 उपग्रह, एक है आपका SDX-01 चेंजर और दूसरा है SDX-02 टारगेट, दोनों ही शामिल थे। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो इस उपलब्धि के साथ भारत अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके उद्देश्य के बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों के मिलन यानी कि डॉकिंग यानी कि जुड़ने और अनडॉकिंग यानी कि अलग होने की तकनीकों का प्रदर्शन और विकास करना था। भविष्य के मिशनों में जो इसका महत्व होगा, यह तकनीक भारत के भविष्य के मिशनों जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, चंद्रयान 4 जैसे चंद्र नमूना वापसी मिशन और उपग्रहों की सर्विसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अन्य ऑपरेशंस की बात करें तो उपग्रहों को बाद में 13 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक अनडॉक यानी कि अलग किया गया और 20 अप्रैल 2025 को दूसरी बार डॉकिंग और पावर ट्रांसफर का परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार ऊर्जा प्रणाली लचीलापन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिकता है? तो ये है आपका विद्युत ग्रिड और भंडारण प्रणालियों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण। रिपोर्ट का स्रोत जो है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपनी
फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ग्रिड के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और विकेंद्रीकरण को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताया गया है। अन्य सुझावों की बात करें तो इसमें आपूर्ति लचीलापन बढ़ाने, सीमा पार अंतर संयोजन को मजबूत करने और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को तैनात करने का भी सुझाव दिया गया है। भारत की रैंकिंग की बात करें 2025 की रैंकिंग में भारत 71वें स्थान पर था, जो 2024 के 63वें स्थान से नीचे था। हालांकि भारत ने ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा निवेश क्षमता में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, दूसरा है एकल कृषि खेती का समर्थन करें, तीसरा है ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करें और चौथा है खनन पट्टों में वृद्धि। तो जो इसका मुख्य लक्ष्य है ये है आपका ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करें। इसकी लॉन्च की बात करें तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2024 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और अन्य संस्थाओं को क्रेडिट यानी कि ऋण और प्रोत्साहन प्रदान करना है। कार्यान्वयन की बात करें तो वर्तमान में इस पहल के दो मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। एक है आपका वृक्षारोपण, यानी कि बंजर या खाली भूमि पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। दूसरा है आपका जल प्रबंधन, जल निकायों के संरक्षण, कायाकल्प और प्रबंधन के लिए क्रेडिट दिए जाते हैं। ठीक है। इसके व्यापार तंत्र की बात करें तो ये ग्रीन क्रेडिट एक घरेलू बाजार में व्यापार योग्य है, जिससे संस्थाएं अपने पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। COP29 में जो घोषणा की गई थी, भारत ने अजरबैजान में आयोजित COP29 में घोषणा की कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का सही वर्णन क्या है? पहला है आपका स्टेटमेंट, उन्होंने स्टैंड डी फ्रांस में 88.16 मीटर की दूरी से तीसरा थ्रो करके जीत हासिल की। दूसरा है स्टेटमेंट, उनका एकमात्र वैध प्रयास 88.16 मीटर अंतिम दौर में आया। और तीसरा है उन्होंने स्टैंड सेबेस्टियन चार्लेटी में 88.16 मीटर की अपनी पहली थ्रो के साथ जीत हासिल की। और चौथा है वह 88.16 मीटर के सर्वश्रेष्ठ श्री के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो जो उनके प्रदर्शन को सही वर्णन करता है वो है आपका, उन्होंने स्टैंड सेबेस्टियन चार्लेटी में 88.16 मीटर की अपनी पहली थ्रो के साथ जीत हासिल की। तारीख की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में यह जीत दर्ज की। स्थान की बात करें तो यह प्रतियोगिता पेरिस में स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी में आयोजित की गई थी, न कि स्टेड डी फ्रांस में। ठीक है। प्रमुख प्रतिद्वंदी की बात करें तो उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर, जिनका थ्रो था 87.88 मीटर को हराया, जो दूसरे स्थान पर रहे थे। अन्य थ्रो की बात करें 88.16 मीटर के अपने पहले थ्रो के बाद नीरज के अन्य प्रयास कम दूरी के थे या फाउल थे, लेकिन उनका पहला थ्रो जीत के लिए पर्याप्त था। सफलता की बात करें तो यह 2023 के बाद नीरज की पहली डायमंड लीग जीत थी, जो उनकी 2 साल की खिताबी जीत के सूखे को समाप्त करती है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी में नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को जनवरी 2025 में सोमनाथन के स्थान पर इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? पहला है आपका ऑप्शन के राधाकृष्णन, दूसरा है के सिवन, तीसरा है वी नारायणन और चौथा है एस शशिधर सिन्हा। तो जो सही जवाब है ये है आपका वी नारायणन। ठीक है। नियुक्ति की तारीख की बात करें तो वी नारायणन ने जनवरी 2025 में इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग सचिव का पदभार संभाला। पूर्ववर्ती की बात करें तो उन्होंने एस स्वामीनाथन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। वी नारायणन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और रॉकेट इंजीनियर हैं। नियुक्ति से पहले वह तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जो इसरो के लॉन्च वाहनों के लिए तरल प्रणोदन चरणों के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख केंद्र होता है।
उन्हें भारत के क्रायोजेनिक इंजन विकास कार्यक्रमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। इनकी भूमिका की बात करें तो इसरो अध्यक्ष के रूप में वह भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों जैसे गगनयान कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रयान व आदित्य 11 जैसे अंतर्ग्रही मिशनों का नेतृत्व करेंगे। विकल्पों की बात करें तो जो के राधाकृष्णन और के सिवन है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेट। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें इस सेशन से संबंधित। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।